हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीगनिज्म के बारे में। यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि वीगनिज्म सही है या गलत है, वीगनिज्म वीगन्स सही है या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हमारी डिस्कशन ये होगी कि क्या वीगनिज्म पॉसिबल है, क्या ये आइडियोलॉजी प्रैक्टिकली फॉलो कर पाना पॉसिबल है या नहीं। हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कि ये सही है या गलत है। हम ये बात करेंगे कि क्या इस आइडियोलॉजी को सच में प्रैक्टिकली फॉलो कर पाना पॉसिबल है या ये जस्ट एक इमोशनली डिराइव्ड आइडियोलॉजी है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वीगनिज्म होता क्या है। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वीगनिज्म की, मेरी अपनी, हो सकता है मैं गलत हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वीगनिज्म ये कहता है कि अपने फायदे के लिए जितना हो सके उतना कम से कम नुकसान पहुंचाओ किसी भी जिंदा चीज को, किसी भी जिंदा चीज को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, जितना एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना बचो। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं ये समझ पा रहा हूं कि वीगनिज्म का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जितना हो सकता है उतना बचो, ये वीगनिज्म कहता है। बट सवाल यही है कि क्या ये प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो हम आज के वीडियो में इसी बात को डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले एक चीज होती है आईक्यू और ईक्यू, जिसको आम भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट और इमोशनल कोशेंट। तो पहले इंटेलिजेंस कोशेंट समझ लेते हैं, फिर समझेंगे इमोशनल कोशेंट क्या होता है। इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप किसी चीज को कितना ज्यादा लॉजिकली और रैशनली देख पाते हो, प्रैक्टिकली कितना चीजों को आप समझ पाते हो, आपके पास कितनी इंटेलिजेंस है, आप कितना स्मार्ट हो, आप किसी प्रॉब्लम का क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढ पाते हो। इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। और इमोशनल कोशेंट यानी आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आपका अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है। अब जैसे यहाँ पे चाहे आईक्यू हो या ईक्यू हो, तीन टाइप के लोग होते हैं, एक लो, एक एवरेज और एक हाई। जैसे लो आईक्यू वाले लोग के पास ज्यादा बुद्धि नहीं होती, वो मतलब एकदम कम मंद बुद्धि वाले होते हैं, बैल बुद्धि होते हैं। जो एवरेज आईक्यू है वो थोड़ी चीजें समझते हैं, थोड़ी नहीं समझ पाते। जो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, वो चीजों को बहुत ज्यादा टेक्निकली और लॉजिकली और बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें भी बहुत जल्दी समझ पाते हैं। तो वो हाई आईक्यू के लोग होते हैं। आमतौर से ज्यादातर साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से ईक्यू का भी केस आता है। अब लो ईक्यू मतलब क्या होता है, लो इमोशनल कोशेंट का मतलब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। आमतौर से सबके ऊपर बात लागू नहीं हो रही है, आमतौर से जो लड़कियां होती हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ईक्यू बहुत लो होता है, इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत जल्दी से रो देते हैं, बहुत जल्दी से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, उनको बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत बुरा लगता है और बहुत ज्यादा मतलब उनका दिल दुखता है ना, उसको कहते हैं लो ईक्यू। अब उसी तरीके से एवरेज ईक्यू वाले लोग वो होते हैं जिनको कुछ चीजों का बुरा लग रहा है और कभी कभी बहुत रूड भी हो जाते हैं। अब और उसी तरीके से एक होता है हाई ईक्यू। तो जो हाई ईक्यू वाले लोग होते हैं वो आमतौर से बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड लोग होते हैं, उनका अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है। आमतौर से जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या जो आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो लोग बहुत हाई ईक्यू के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे रथलेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब आप सोचो, अगर एक आईपीएस ऑफिसर अगर बहुत लो ईक्यू का होगा, बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होगा, तो वो किसी का एनकाउंटर कैसे करेगा? क्योंकि अब उसको दया आएगी, रहम आएगा कि अरे यार ये भी इंसान है यार, उसको भी जिंदा रहने का हक है यार, कैसे मैं उसको मार दूं, मैं कैसे उसकी जान ले लूं, ये सब मामला हो जाएगा ना। तो वो नहीं कर पाएगा। हाई क्यू का मतलब बेरहम नहीं होता। हाई क्यू का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हाई क्यू वाले लोग बेरहम है, उनके अंदर दया नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी दया होती है, आईपीएस ऑफिसर के अंदर भी दया होती है, लेकिन वो सिचुएशन की डिमांड भी समझता है। अब अगर एक ऑफिसर ये समझ पा रहा है कि भाई सिचुएशन की डिमांड फिलहाल यही है कि इस क्रिमिनल को शूट कर दिया जाए, वरना अगर इसको जिंदा रखा गया तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, तो वो उसको ज्यादा बिना इमोशनल हुए, अपने इमोशंस पे काबू रखते हुए उसको शूट कर दिया। इसको कहते हैं हाई क्यू। अदरवाइज उसको भी छोटे बच्चे पे दया आती है, उसको भी अगर किसी कमजोर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी गुस्सा आएगा, किसी बच्ची का अगर रेप हो जाए तो उसको भी, उसका भी खून खोलेगा। इमोशंस उसके पास नहीं है, लेकिन उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। वो इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो चीजों को सोचता है, समझता है और उसके बाद फिर सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से डिसीजन लेता है। तो इसको हम कहते हैं हाई ईक्यू के लोग। जो लो ईक्यू वाले लोग होते हैं वो फटाक से अपने इमोशन से डिसीजन ले लेते हैं,
वो सिचुएशन की डिमांड नहीं समझते, वो सीधा उनको बुरा लगा इसलिए रोना शुरू कर दिया, उनका दिल दुखा इसलिए कोई एक बात कहना शुरू कर दी, गुस्सा आया किसी ने मुझे कुछ कहा इसलिए मैंने पलट के उसको गाली दे दी। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं या जितने भी महापुरुष दुनिया में गुजरे हैं, जैसे श्री वर्धमान महावीर है, गौतम बुद्धा है और महात्मा गांधी जी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद है, प्रॉफिट जीसस है, श्री राम है, ये लोग सब हाई ईक्यू के लोग हैं, बहुत हाई ईक्यू है इनका। आप इनको जल्दी से इमोशनली ट्रिगर नहीं कर सकते। जैसे गौतम बुद्धा के बारे में आता है ना कि बहुत सारे लोग आते थे गौतम बुद्धा को गाली देते थे, थूक देते थे मुंह पे, गौतम बुद्धा स्माइल करते थे। क्यों? क्योंकि उनका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है, उनको आप जल्दी से ट्रिगर नहीं कर सकते। अब अगर कोई हमारे ऊपर थूक दे तो हम तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत चाल तेरी तो साला ऐसा कैसे थूका मेरे ऊपर, मारना पीटना शुरू, क्योंकि हम लो ईक्यू के लोग हैं, हम अपने इमोशंस में जल्दी बह जाते हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आता है कि उनके ऊपर लोग कचरा वगैरह डाल देते थे, है ना, फिर भी वो स्माइल करते थे, उनको दुआ देते थे कि बेचारे नादान है, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईक्यू बहुत हाई था, इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई था, तो उनको जल्दी से आप इमोशनल लेवल पे ट्रिगर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल था ना। तो इसी तरीके से वर्धमान महावीर जी के बारे में भी आता है कि ये सब जितने भी महापुरुष गुजरे इन सबका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई था, ये इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेते थे, इमोशन के साथ साथ सिचुएशन की डिमांड भी देखते थे और बहुत सारी चीजों को अकाउंट में लेके फिर डिसीजन लेते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ईक्यू और आईक्यू का फर्क समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल पावर स्ट्रगल। हमारे इस दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल पावर स्ट्रगल। ठीक है, यूनिवर्सल पावर स्ट्रगल बेसिकली ये कहता है कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को एक्सप्लॉइट करेगा, जो भी ज्यादा पावरफुल है वो अपने से कम पावरफुल वाली स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करेगा बिना किसी इमोशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचे। एग्जाम्पल के लिए एक मेंढक है, ठीक है, अब अगर एक मेंढक है तो उसके सामने मक्खी जो होती है वो कम पावरफुल है, तो मेंढक उसको खा जाएगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा अपने फायदे के लिए। मेंढक के सामने सांप ज्यादा पावरफुल है तो सांप जो है मेंढक को मार के खा जाएगा बिना इस बात की परवाह किए, अरे यार बेचारे को दर्द होगा यार, मैं उसको भी अपना ये जो है वेनमस टॉक्सिक वेनम उसके बॉडी में इंजेक्ट करूंगा तो बेचारा कितना तड़पेगा यार। वो इन चीजों को सोचे बिना सांप जो है वो अपने फायदे के लिए मेंढक को मार के खा जाएगा बिना इस बात की परवाह किए कि यार मेंढक का भी परिवार होगा, वो भी अपने घर पे जा रहा है, ये सब नहीं। वो जब अपने पे बात आएगी अपने फायदे के लिए बाय डिफॉल्ट वो मेंढक को एक्सप्लॉइट कर देगा। सांप के सामने मोर ज्यादा पावरफुल है या बाज ईगल ज्यादा पावरफुल है तो वो सांप के इमोशंस के बारे में और सांप की सफरिंग्स के बारे में सोचे बिना उसको चीर फाड़ के अलग कर देगा और अपने फायदे के लिए उसको खा के खत्म कर देगा। इसी तरीके से हिरन के सामने जो है वो लायन, टाइगर और जितने भी कार्निवोर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है तो वो बिना किसी हर्बीवोर की फीलिंग की चिंता किए उनको मार के खा जाते हैं। इवन ऐसे भी सिनेरियोस देखने को मिलते हैं कि जो लायंस होते हैं या जो दूसरे कार्निवोर्स होते हैं वो न्यू बॉर्न जस्ट बॉर्न बेबी उसकी माँ के सामने मार के खा जाते हैं। जस्ट बॉर्न बेबी, क्यों? क्योंकि वो आसान शिकार है, वो भाग नहीं पाएगा, तो जस्ट बॉर्न हिरन के बच्चे को उसकी माँ सामने खड़ी है, देख रही है कि मेरा बच्चा अब भी पैदा हुआ था और ये लायन ने उसको खा लिया। क्यों? क्योंकि लायन जो है वो हमारी तरह इमोशनल नहीं होते, वो कोई भी जानवर हमारी तरह इमोशनल नहीं होता। उनका जो है वो सिंपल ये रूल फॉलो करते हैं कि भाई जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को एक्सप्लॉइट करेगा अपने फायदे के लिए। अब आप इसका कितना भी रोना रोते रहो, आप नाराज हो जाओ, आप कुछ भी कर लो, दुनिया का जो नेचुरल रूल है, जो नेचर का उसूल है वो यही है कि ज्यादा पावरफुल स्पीशीज अपने से कम पावरफुल स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करेगी। आज दुनिया में हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, ह्यूमंस से ज्यादा पावरफुल कोई दूसरी स्पीशीज नहीं है, इसलिए हम हर एक स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम हर एक स्पीशीज को जिससे भी जो फायदा मिल सकता है वो हम ले लेते हैं। हम लायंस को गोश्त के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम लायंस को मिल्क के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम लायंस को एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी हड्डियों के लिए, उनकी हड्डियों से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। हम बफेलो को जो है वो हड्डियों के लिए नहीं एक्सप्लॉइट करते, हम बफेलो को एक्सप्लॉइट करते हैं गोश्त के लिए और दूध के लिए। हम जो है वो बकरी को किसी और बकरी को हम जो है वो सींग के लिए नहीं एक्सप्लॉइट करते, हम बकरी को एक्सप्लॉइट करते हैं दूध के लिए, गोश्त के लिए, चमड़े के लिए। हम सींग के लिए किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? राइनो को एक्सप्लॉइट करते हैं, एलिफेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम एलिफेंट्स को जो है दूध के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो हम अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जिस जानवर से हमको जो बेस्ट पॉसिबल फायदा मिल सकता है हम उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिलहाल इस पावर स्ट्रगल की गेम में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो हम हर एक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब अगर कोई हमसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो
या हमसे ज्यादा पावरफुल कोई स्पीशीज अगर बनेगी तो बाय डिफॉल्ट वो हमको भी एक्सप्लॉइट करेगी। हम भी इस रूल से बचने वाले नहीं है। अगर कोई दूसरे एलियन स्पीशीज है जो हमसे ज्यादा एडवांस है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, और वो अर्थ पे आती है, तो वो हमको चुम्मा नहीं लेगी, वो हमको एक्सप्लॉइट कर देगी, जैसे हम दूसरे स्पीशीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि यही यूनिवर्स का रूल है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इसके बारे में कितना भी बैठ के रोऊं, मैं अपना कितना भी दिल दुखाऊं, मैं कितना भी नाराज हूं, मैं कितना भी अपने आप को दुखी करूं, हर्ट करूं कि इस शेर को ना बेचारे को रहम, हरामी को रहम भी नहीं आया, हिरन के बच्चे को मार के खा गए। मेरे इमोशनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो शेर इस रूल को फॉलो करता है, ये सारी स्पीशीज इस रूल को जानती है कि भाई बाय डिफॉल्ट जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को एक्सप्लॉइट कर जाएगा। इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको ये इम्पोजिशन सिखा दें कि नहीं नहीं देखो आप मत एक्सप्लॉइट करो, बेचारा हिरन जो है वो कमजोर जानवर है यार, उसको मत मारो। ये हम नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक चीज हो गई यूनिवर्सल पावर स्ट्रगल। अब यहाँ पे जो हमारे वीगन भाई बहन होते हैं वो ये कहते हैं कि इन सारे जानवरों में इमोशन नहीं है, आपके अंदर इमोशन है, इनको एथिक्स और मॉरल्स नहीं पता है, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, इनके भी एथिक्स हैं, इनके भी अपने मॉरल्स हैं, और ये इनकी एथिक्स, इनके मॉरल्स हमसे अलग है। ठीक है, लायन कभी अपने खुद के बच्चे को नहीं मारता है जान से गोश्त के लिए, यानी उसको भी एथिक्स पता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको नहीं मारना है। वो अपने फायदे के लिए दूसरे जानवर को मारता है, तो उनका भी अपना मॉरल है, उनकी मॉरल्स और उनकी एथिक्स और उनके इमोशंस अलग है। किसी भी जानवर का जब बच्चा मरता है तो वो भी अपने बच्चे के डेड बॉडी को बैठते हैं, रोते हैं, उसके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो हर जानवर के अंदर इमोशन है, जैसे आपके अंदर है, हर एक जानवर के अंदर। हमारा इमोशन उनसे कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं। आप बोलोगे उनको एथिक्स नहीं पता है, उनको भी एथिक्स पता है, उनकी एथिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है। मंकीज कभी अपने बच्चे को नहीं मारते, मंकीज कभी हमेशा जब भी अटैक करेंगे किसी और को करेंगे। कोई भी कार्निवोर जानवर गोश्त के लिए अपने बच्चे को मार के नहीं खाता है, वो अपने से कम कम ताकतवर स्पीशीज को मार के खाता है, क्योंकि यही पावर स्ट्रगल का रूल चल रहा है। ठीक है, तो ये कहना एकदम अजीब सी बात हो जाएगी कि उनके अंदर एथिक्स नहीं है, उनको मॉरल्स नहीं है, उनको इमोशन नहीं है। नहीं, उनका है, लेकिन उनका एथिक्स मॉरल्स जो है वो हमसे अलग है। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एक हो गया पूरा ये मामला। अब उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला क्लेम वीगनिज्म की तरफ से आता है वो ये आता है कि वी कैन लिव विदाउट हार्मिंग एनिमल्स। मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे वीगनिज्म को जस्टिफाई नहीं करने वाला सही है या गलत है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एथिकल कॉन्सेप्ट है, मॉरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या ये एथिकल और मॉरल कॉन्सेप्ट सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्लेम होता है वीगनिज्म की तरफ से वो ये होता है कि हम एक्चुअली जानवरों को हार्म किए बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। हमें एज सच बहुत ज्यादा उनको हार्म करने की और परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कैसे करोगे, ये नहीं पॉसिबल है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर पे जाओगे तो एग्रीकल्चर करते वक्त भी बहुत सारे जानवरों को हार्म होता है ना। हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स के यूज में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स मर रहे हैं वो हार्म नहीं है क्या। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे रोडेंट्स होते हैं जो हमारी फसल को खाने आते हैं। हम उनको रोकने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं, चूहों को मारने के लिए और खरगोश को मारने के लिए तरह तरह के हमारे अपने जुगाड़ हैं। वो बर्ड्स आती हैं गेहूं की खेती को, धान की खेती को खाने के लिए, उनको रोकने के लिए हमारे अपने अलग अलग जुगाड़ है। तो ये भी एक टाइप का हार्म ही है। और ये क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद हम तक पहुंचाने के लिए बीच में जितना भी तामझाम हो रहा है उसमें भी बहुत सारे दूसरे छोटे बड़े एनिमल जो है वो उनको हार्म होता है। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर जो वीगनिज्म की तरफ से आर्ग्यूमेंट आता है, वीगन्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट आता है, वो क्या आता है कि नहीं, ये जो है वो हम अनइंटेंशनल हार्म है, ये हम जानबूझ के थोड़ी ना मार रहे हैं, वो तो गलती से मर जा रहे हैं। वो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, हम जानबूझ के नहीं उनको मार रहे हैं, वो एक्सीडेंटल डेथ है। तो भाई पहली बार एक्सीडेंटल डेथ होगी ना, जब आप पहली बार एग्रीकल्चर कर रहे थे तब एक्सीडेंटल डेथ हुई। लेकिन जब आपको पता चल चुका है कि एग्रीकल्चर करने में बहुत सारी स्पीशीज को नुकसान होता है, उनकी जान जाती है, उनको तकलीफ होती है, तो सेकंड टाइम जब आप अगेन एग्रीकल्चर करोगे तो फिर ये कैसे अनइंटेंशनल हुआ। अब तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पे नुकसान तो होगा, मैं पेस्टिसाइड यूज करूंगा तो बहुत सारे जानवर तो मरेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट तो मरेंगे। जान तो जान है, बड़ी जान और छोटी जान से क्या लेना देना। ये
ये तो जो है वो 2 नंबरी वाली बात हुई ना, मतलब डबल स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं नहीं, गोट की जान जान है और मच्छर की जान जान नहीं है। जब हमारे घरों में मच्छर आते हैं हमको काटने के लिए, तो हम उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मच्छर भाई साहब प्लीज आप चले जाइए, मुझे मत काटिए। हमारे घरों में बच्चे होते हैं, बच्चों को जो है वो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम मच्छरों को मारने के लिए जो है ऑल आउट जलाते हैं, और वो कछुआ आता है हम वो जलाते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल जो है वो रेट क्या आता है वो आता है, वो उससे मारने वाला जो मटेरियल होता है जो भी वो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम मतलब कि कैसे हम बिना हार्म किए जी पाएंगे, क्योंकि फिर हम कुछ ना कुछ हम करेंगे तो हार्म तो होगा ही होगा। और एक बार ये हो सकता है कि आप अनइंटेंशनल करो, लेकिन जब आपको पता चल चुका है तो दोबारा जब वही काम करोगे तो वो इंटेंशनल कहलाएगा ना। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे जो वीगन भाई बहन होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हार्म तो होगा, बरोबर है, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम हार्म करो ना, कम से कम मिनिमम, जितना हो सके उतना तो अवॉइड करो, जितना कम से कम हो सके उतना तो अवॉइड करो। तो यहाँ पे सवाल फिर ये आएगा कि मिनिमम हार्म की डेफिनेशन क्या है, मतलब हम कितना हार्म इन जानवरों को कर सकते हैं, मतलब मुर्गी के लिए मिनिमम हार्म की डेफिनेशन क्या है, कितना कितना हार्म कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं काऊ को या जो है वो गोट को या पिग को कितना हार्म कर सकता हूँ, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मिनिमम हार्म, मतलब कितना हार्म किया जा सकता है। हार्म तो हार्म होता है यार, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि देख तेरे 4 पैर है ना, मैं एक पैर काटूंगा 3 छोड़ दूंगा, ठीक है, मिनिमम हार्म ये नहीं चलेगा ना। हार्म हार्म होता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का क्या बात है, मतलब मिनिमम हार्म मतलब क्या होता है, मतलब वो आपके लिए क्या है मिनिमम हार्म हो सकता है। देखो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि वेगनिज्म एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ग्लोबल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है। आप इंडिविजुअल लेवल पे मिनिमम हार्म की फिलोसफी के साथ जी सकते हो कि मैं किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि पूरी दुनिया ना करे ग्लोबल लेवल पे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आप कर नहीं पाओगे। आपका आप सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर दुखी होकर रह जाओगे और एक इमोशनल ट्रॉमा में रहोगे, देख देख के आपको दुख होता रहेगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को संतुष्टि दे सकते हो कि मुझे नहीं पसंद है कि जानवरों को नुकसान हो, इसलिए मैं कभी किसी जानवर को कोई नुकसान नहीं करूंगा, मैं कोई भी जानवर वाला जिस भी प्रोडक्ट में जानवर को नुकसान मिलके प्रोडक्ट बनाया गया है मैं नहीं कंज्यूम करूंगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। मतलब मिनिमम हार्म की क्या वो डेफिनेशन होगी कि हम कितना हार्म इनको हम कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आप समझने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा इमोशनल चश्मे के बजाय अगर आप प्रैक्टिकल चश्मे से देखोगे दुनिया को तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली एक चीज पॉसिबल नहीं है, किलिंग लिविंग बीइंग, ठीक है। ये एक थर्ड जो है वो क्लेम होता है वीगन्स की तरफ से कि आप एक जिंदा चीज को मार रहे हो उसकी परमिशन के बिना। क्या वो मरना चाहता था जब आप एक बकरे को लेके आते हो बचर हाउस में मार डालने के लिए, तो क्या वो अपनी मर्जी से आया है? नहीं, आप जो है एक्चुअली जानवरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनकी मर्जी नहीं थी। भैंस आपको दूध देना नहीं चाहती थी, आपने जबरदस्ती उसके बच्चे का दूध छीना है, ये क्लेम है। तो कौन सा प्लांट है और कौन सा ट्री है जो आपको पर्सनली ईमेल लिख के बुला रहा है कि आओ और मेरा जो है वो फ्रूट्स तोड़ लो, आओ, और जो कौन सी पालक की खेत जो है वो आपको इनविटेशन देके बुला रही है कि आके मुझे काट लो। हम आएंगे भी, उस पर भी आएंगे, ठीक है। किलिंग लिविंग बीइंग, ये एक इमोरल काम है, आप एक जिंदा चीज को मार रहे हो, ये हत्या है वो कहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इस जानवर को अगर मैं किल करूं अपने फायदे के लिए, पावर स्ट्रगल की वजह से, तो क्या मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा इंसान हूं? तो बाय डिफॉल्ट वीगन्स जो है हमारे वो कहेंगे कि नहीं आप एक बहुत बुरे इंसान हो, क्योंकि आप इंसान इसको अननेसेसरी तकलीफ दे रहे हो, अननेसेसरी किल कर रहे हो, ठीक है। ओके बढ़िया, यहाँ पे मैं बुरा इंसान हूँ। अब मेरे घर में बहुत सारे मच्छर आ गए हैं और वो जो है वो मेरे बच्चे को काट सकते हैं, मेरे घर में बच्चियों को काट सकते हैं, घर के दूसरे बुजुर्ग मेंबर्स को काट सकते हैं, जिससे उनको मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और पता नहीं कौन कौन सी जो है वो बीमारियां हो सकती है, चिकनगुनिया हो सकता है, एलिफेंटियासिस हो सकता है। अलग अलग टाइप के मच्छर होते हैं ना, डिपेंड्स अपॉन कि वो एनाफिलस है, एडिस इजिप्टिस है, क्यूलेक्स है, क्या है। तो इसको मारना कैसा है? देखो जान ये भी है और जान ये भी है। अगर आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि नहीं हत्या हत्या होती, तो ये भी हत्या है और ये भी हत्या है। यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं इसको मार दो क्योंकि इसको नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो हत्या हत्या होती है। अच्छा एक तीसरा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये भी एक जिंदा चीज है। देखो जिंदा चीज होती है,
यहां भी आप अपने फायदे के लिए मार रहे हो, यहां भी आप अपने फायदे के लिए मार रहे हो, यहां आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप कह रहे हो कि ये आपको बुलाना, ये मरने के लिए तैयार नहीं है, आप इसको जबरदस्ती मार रहे हो तो ये हत्या है। तो क्या ये मरने के लिए तैयार है क्या? ये जो है वो मरने के लिए तैयार है क्या? ये आपको मैसेज और व्हाट्सएप पे ईमेल लिख के बुला रहा है क्या कि आओ और मुझे मार दो? ये भी मरने के लिए तैयार नहीं। आप अब इसमें अलग एक आर्ग्यूमेंट आता है, यहाँ पे काउंटर आता है कि उनके अंदर जो है वो पेन रिसेप्टर नहीं होता है, उनको जब हम काटते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, वो रीग्रो कर सकते हैं। इस पे भी आ रहा हूं मैं, सबर, इस पे भी हर एक आर्ग्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप ये कहते हो कि इसके अंदर पेन रिसेप्टर नहीं हो रहा है और इसके अंदर जो है रीग्रोथ होती है, तो पेन इसको तो पेन होता है ना जब ये मरता है, दम घुट के मरते हैं ये लोग। जब आप वो जलाते हो ना कछुआ और वो, तो ये दम घुट के मरते हैं, गला घुट के मार रहे हो आप इनको। और अगर वो इलेक्ट्रिक बैट से मार रहे हो तब तो फिर तो आप कितनी तकलीफ से मरते हैं फिर ये। तो तकलीफ तो सबकी है, मतलब आप इसका कुछ कर नहीं सकते, वो पावर स्ट्रगल होके रहेगा, आप कुछ भी कर लो। तो अब आते हैं यहाँ पे कि इनके अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होता है, ठीक है, इनको कोई पेन फील नहीं होता है। तो पहले आप ये समझो कि उनको पेन फील क्यों नहीं होता है। आप उनका जो पेन है वो अपने पेन की तरह समझ रहे हो। जो प्लांट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स को समझोगे तो वो किंगडम प्लांटेई में आते हैं, और हम और बाकी दूसरे एनिमल जिनको देख के आप ट्रिगर हो रहे हो उनका किंगडम एनिमिलिया है। तो किंगडम प्लांटेई को आप किंगडम एनिमिलिया से कंपेयर करोगे तो वो नहीं चलेगा ना, उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। आप पहले ये समझो कि हमको पेन कैसे फील होता है, फिर हम समझेंगे कि उनको पेन कैसे फील होता है। देखो, किसी भी ह्यूमन को पेन कैसे फील होता है, उसके 11 स्टेजेस होते हैं। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे एक सुई चुभा दी, एक खिल्ला भोग दिया, तो यहाँ पे ये पहले स्टिमुलस है, फिर वो पूरे, अभी मैं फिलहाल बायोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अगर आपको एक पिन चुभा दी तो वो उसका सिग्नल आपके ब्रेन तक कैसे जाएगा। वहां पे अंदर आपके जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं, जो यहाँ से वो अपना, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। मैं बायोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं फिलहाल बेसिक आपको बात बता रहा हूँ। वो न्यूरॉन्स जो है, वो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, वो उस पेन वाले मैसेज को पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन जो है वो उसको डिसाइफर करता है, और फिर ब्रेन आंख को ऑर्डर देता है कि देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। आंख देखती है और बताती है कि भाई यहाँ पे किसी ने सुई भुका है, फिर जो है वो ब्रेन आगे का। तो इस तरीके से हमको पेन फील होता है। हमारा जो पेन का पूरा मामला है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आगे उस मैसेज को कैरी करते हैं। अब बाय डिफॉल्ट हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किंगडम एनिमिलिया में, ठीक है। अब हम तड़प के दिखा सकते हैं, हम जो है वो अपने इमोशंस जाहिर कर सकते हैं। प्लांट्स तड़प के नहीं दिखा सकते, उनका जो नर्वस सिस्टम है या उनका जो उनका भी पेन का फंडा है वो हमारी तरह नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा वो भी कि प्लांट्स को पेन होता है या नहीं, उनको भी पेन होता है। उनको भी जब आप डैमेज देते हो, आप उनकी भी एक भी अगर फ्लावर या एक पत्ती प्लग करते हो, तो प्लांट्स के अंदर भी इसी तरीके से सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आगे इंपल्स होता है। वो आपको अभी नहीं पता है तो अलग कहानी है, उनको भी होता है। उनका नर्वस सिस्टम हमारी तरह नहीं है, उनकी बॉडी हमारी तरह नहीं है। जब कोई एनिमल को आप कोई तकलीफ देते हो तो वो चिल्ला के बता सकता है, वो तड़प के दिखा सकता है। प्लांट्स तड़प के नहीं दिखा सकते, तकलीफ उनको भी होती है, अभी हम समझेंगे। अब आप कह रहे हो कि देखो प्लांट्स के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं है, इसलिए उनको जो है वो हम कट करके खा सकते हैं। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स को भी पेन होता है, वो अभी हम समझेंगे। लेकिन आप समझो, अगर मैं इसी बात पे आर्गुमेंट करूं तो एक लिविंग बीइंग है जेलीफिश, इसके अंदर भी पेन रिसेप्टर नहीं होता, इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। जेलीफिश को ये पता भी नहीं है कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ, उसको अपने एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता है। वो जस्ट एक मस्कुलर लोब है जो पानी में यहां वहां ऐसे ऐसे तैर रहा है, उसको अपने एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता। तो आपके इस आइडियोलॉजी के हिसाब से जेलीफिश को खाया जा सकता है क्या, कि पेन रिसेप्टर वाली अगर हम बात करें तो आप कहोगे नहीं नहीं। फिर आप एक और आर्ग्यूमेंट देते हो कि देखो कैसा है ना, कि जब हम प्लांट्स को कट करते हैं, फ्रूट्स को जो हम प्लग करते हैं तो वो रीग्रो होता है ना। ये एनिमल्स को जब आप गला काट देते हो तो वो रीग्रो नहीं होता, तो वो रीग्रोथ की वजह से हम उसको खा सकते हैं। तो भाई रीग्रोथ तो फिर जो है वो लिजर्ड्स की जो ये होती है टेल, ये भी रीग्रो होती है। सारी लिजर्ड्स जब अपनी टेल को ब्रेक करती है तो वो पूरी की पूरी टेल रीग्रो कर सकती है। तो कल से हम जो हमारे ये जो वीगन भाई बहन है वो लिजर्ड्स की टेल खाएंगे क्या? लिजर्ड्स की टेल खाई जा सकती है इस रीग्रोथ के काउंटर के हिसाब से, रीग्रोथ वाले आर्गुमेंट के हिसाब से इनकी टेल्स रीग्रो होती है? नहीं होगा ना, नहीं। आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसका एक अलग कारण है। आप जो भी बात कर रहे हो आप अपने इमोशन में आके कह रहे हो। एक्चुअली मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीगनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली ग्लोबल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया कि आप जो है वो अपने पेन वाले सिस्टम को प्लांट के पेन सिस्टम से कंपेयर करके देख रहे हो। प्लांट तड़प के दिखा नहीं सकते, वो चिल्ला के बता नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं उनके अंदर सेंसेशन होता है या नहीं। पहले मैं एक और आपको एक सवाल पूछता हूं कि आप एक एग्जांपल लो कि दो लोग हैं, दो लोग, एक बंदा जो है वो टोटली नम्ब है, सोया हुआ है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, एकदम न्यू बॉर्न बेबी की तरह समझ लो। एक न्यू बॉर्न बेबी है और एक बड़ा इंसान है, बड़ा बच्चा है 10-12 साल का, जिसको अगर आप मारने जाओगे तो वो कम से कम आवाज करेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को कुछ डिफेंड करने की कोशिश करेगा, अपना दुख दूसरे को बताने की कोशिश करेगा। इन दोनों में से किसका मर्डर ज्यादा क्रूएल है, ज्यादा 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 बुरा किसका मर्डर करना है? वो 10 साल के बच्चे का या न्यूबॉर्न बेबी का? न्यूबॉर्न बेबी जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, अपनी पेन, अपना दर्द जो है वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, चिल्ला के किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। तो ज्यादा बुरी बात क्या है, इस 10 साल के बड़े बच्चे को मार देना या उस छोटे न्यूबॉर्न बेबी को मारना? तो प्लांट्स तो अपनी मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते, उनको दर्द होता है। अभी यही हम समझेंगे कि उनको सेंस होता है या नहीं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी पेन होता है, उनका भी सारा मामला होता है, लेकिन वो अपनी दर्द के लिए किसी को आवाज देके बुला नहीं सकते जानवरों की तरह, क्योंकि उनका किंगडम अलग है, उनका बॉडी का फंक्शन अलग है। आप उनके फंक्शन को एनिमल्स के फंक्शन से कंपेयर करके बोल रहे हो कि देखो एनिमल तड़प के दिखा रहा है, वो तड़प के नहीं दिखा रहा है, मतलब उसका मर्डर जायज है। नहीं, जान जान होती, मर्डर मर्डर है। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी का मर्डर करोगे तो ज्यादा बुरी बात है ना, वो तो बेचारा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता है, डिफेंसलेस है। ये कम से कम कुछ तो हाथ पैर मारेगा, कुछ तो भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को कुछ तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, वो तो टोटली डिफेंसलेस है। तो प्लांट्स तो टोटली डिफेंसलेस है, वो तो बेचारे चीख के अपना दर्द भी नहीं बयान कर सकते। तो ज्यादा बुरी बात क्या हुई उस हिसाब से, अगर एथिकल रीजन से ही जाना है तो। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स के अंदर सेंसेशन होता है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्लांट्स को कुछ फील नहीं होता, उनके अंदर कोई सेंस नहीं होता और वो कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। नहीं भाई, ऐसा होता है। जब भी आप किसी प्लांट को कोई भी तकलीफ देते हो तो उनके अंदर भी एक डैमेज का इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो ट्रांसफर होता है, पूरी बॉडी को पता चलता है कि हमारे बॉडी के इस पार्ट पे डैमेज हुआ है, उनको भी सब पता चलता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। खैर, मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूं। एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, टच मी नॉट, ठीक है, हिंदी में उसको छुई मुई कहते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर कोई सेंसेशन नहीं है और उनको कोई चीज फील नहीं होती, तो जब मैं टच मी नॉट को ऐसे टच करता हूं तो वो तुरंत ऐसे सिकुड़ क्यों जाता है? अगर आपके हिसाब से प्लांट्स को कोई सेंसेशन नहीं होता, उनको कुछ फील नहीं होता, तो जैसे ही इसको टच करो, इसको कैसे पता चला कि किसी ने मुझे टच किया है और मुझे अपनी सारी जो पत्तियां ऐसे सिकोड़ लेनी है? इसका मतलब है कि इनको सेंसेशन है, ये भी कुछ फील कर पाते, वो टच वाला सेंसेशन इनके पास भी है। तो प्लांट्स के अंदर भी ये फील होता है। दूसरा, एक और प्लांट होता है जिसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। ये प्लांट पता है आपको, कार्निवोर है। ये, इसकी पत्तियां जो है दिन भर ऐसी खुली रहती है। अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट उस पत्ती के बीच में आके बैठता है, तुरंत ये पत्ती बंद हो जाती है और फिर इसके अंदर से टॉक्सिक फ्लूइड रिलीज होता है जो उस इंसेक्ट को डिसॉल्व कर देता है और उसकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उससे ये अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। तो इसको, इसके पास आंख नहीं है, इसके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर इसको कैसे पता चलता है कि कोई मक्खी आके यहाँ बैठी और अब बंद हो जाना है? क्योंकि ये सेंस कर पाते हैं, ये फील कर पाते हैं। समझ में आई बात? ये सेंस कर पाते हैं, ये फील कर पाते हैं। उसी तरीके से जो लोटस होता है, लोटस, लोटस दिन में ओपन हो जाता है और रात में बंद हो जाता है। तो लोटस के पास आंख नहीं है, लोटस के पास कोई दिमाग नहीं है। लोटस को कैसे पता चल रहा है कि दिन हो गया, चलो भैया ओपन हो जाओ, रात हो गई, चलो भैया बंद हो जाओ? उसको कैसे दिन और रात का पता चल रहा है? क्योंकि वो लोग सेंस कर पाते हैं, वो धूप को सेंस कर पाते हैं, वो दिन के माहौल को सेंस कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, तो ये तो वो अलग है ना, ये सब हम थोड़ी खाते हैं। भाई, ये तो मैंने एग्जांपल दिए। उसी तरीके से हर एक प्लांट की अपनी सेंसेशंस हैं, हर एक, ये ज्यादा विजिबल हो सके इसलिए आपको समझाया है। हर एक प्लांट को फील होता है, जब भी आप उनको कुछ भी कट करते हो या तोड़ते हो, खाते हो, कुछ भी करते हो, तो उनको भी फील होता है, उनके अंदर भी डैमेज के इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ट्रांसफर होते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर एक स्पेसिफिक मूवमेंट देखी जाती है जिसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, आप केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ सकते हो, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं। अगर मैं इस कमरे के अंदर अंधेरा कर दूं, टोटल अंधेरा कर दूं और यहाँ पे एक प्लांट जो है वो रख दूं गमले के साथ,
और यहाँ से धूप आती है, मैं यहाँ पे एकदम छोटी सी विंडो ओपन करूं जहां से धूप आ रही है, और इस प्लांट को एक कोने में रख दूं, टोटल अंधेरा है, तो इस प्लांट की ग्रोथ उस धूप की तरफ होगी। इसके पास आंख नहीं है, तो इसको कैसे पता चल रहा है कि कहां से लाइट आ रही है और उसी लाइट की तरफ ग्रो करना है, क्योंकि उसी लाइट से मैं अपना खाना जो है वो बनाऊंगा। तो इस प्लांट को, इसके पास आंख नहीं है, इसके पास नाक नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है, तो इसको कैसे पता चल रहा है कि धूप वहां से आ रही है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेंसेशन होता है, ये धूप को, गर्मी को सेंस कर सकते हैं। तो ये सेंसेशन के वजह से ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं, जिस तरफ से लाइट आती है उसी तरफ ग्रो करते हैं। और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे एक प्लांट लगाया है और दो हिस्सा है, एक तरफ पानी है और एक तरफ पानी नहीं, एक तरफ मॉइस्चर ज्यादा है, एक तरफ मॉइस्चर कम है, तो जो उसकी रूट होगी वो मॉइस्चर की तरफ ग्रो करेगी। उसको कैसे पता कि इस तरफ ज्यादा मॉइस्चर है? क्योंकि ये नमी को सेंस कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो मॉइस्चर को फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, उनके अंदर सेंसेशन होती है, इस वजह से वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाते हैं। समझ में आई बात? उसी तरीके से एक और थर्ड कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। आप ये वर्ड्स याद कर लो, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, सॉरी ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, ये हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है, ये केमोट्रॉपिक मूवमेंट है। आप खुद इसके बारे में पता कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल है, चैट जीपीटी, ये सब है। यहाँ पे पोलन ग्रेन होता है, आपको पोलिनेशन तो पता ही होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाते हैं 8th 9th में। पोलन ग्रेन का ये जो पोलन ट्यूब होता है ये ग्रो करता है ओव्यूल की तरफ, जो फ्लावर की ओवेरी होती है उसके ओव्यूल तक ग्रो करता है। इस पोलन ग्रेन के पोलन ट्यूब को कैसे पता है कि ओव्यूल कहाँ है और मुझे कहाँ ग्रो करना है? क्योंकि ये केमिकल्स के सिग्नल के हिसाब से ग्रो करते हैं, जिस तरफ से ओव्यूल से सिग्नल आ रहा है उसी तरफ ग्रो करना है, तो केमिकल्स को भी सेंस कर पाते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे जंगलों में, जंगलों के अंदर एक चीज होती है, आप ये वर्ड्स याद कर लो और इसको सर्च कर लेना कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं वुड वाइड वेब। ये क्या होता है कि जंगल के अंदर जितने भी ट्रीज होते हैं ना, उनकी सबकी जो रूट्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसको कहते हैं वुड वाइड वेब। अब अगर जंगल में देखो, ये एक इंसान बैठा है और वो है ना एक ट्री को कट कर रहा है। अब अगर जंगल में आप जाके किसी भी एक ट्री को कट करोगे ना, तो ये वो जो ट्री है वो अपने इन रूट्स के कनेक्शन की वजह से सारे दूसरे ट्रीज को अपना मैसेज दे देगा कि भाई मुझे है ना डैमेज हुआ है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से सारे ट्रीज को बताएगा कि मुझे डैमेज हुआ है, मुझे कोई काट रहा है, मुझे कोई तकलीफ दे रहा है, और मुझे इतना इतना डैमेज हो गया है, मुझे पूरा नीचे से मेरा ट्रंक जो है काट के लेके गए। वो अपना मैसेज देगा बाकियों को। तो ये बाकी के जो दूसरे ट्रीज हैं, ये सब लोग अपना अपना न्यूट्रिशन उस डैमेज ट्री को देंगे ताकि वो रीग्रो कर सके। अब अगर इनके पास कोई सेंसेशन नहीं है, तो ये उस डैमेज को फील करके बाकी लोगों को कैसे सिग्नल दे रहा है कि मुझे डैमेज हुआ है और मुझे जो है रीग्रोथ की जरूरत है, मुझे प्लीज आप लोग जो है न्यूट्रिशन दो। तो ये लोग सब लोग अपना न्यूट्रिशन उस ट्री को प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं वुड वाइड वेब। तो इनको भी सेंस होता है भाई, ट्रीज को भी फील होता है, उनको भी डैमेज का पता चलता है। उसी तरीके से एक चीज कहलाती है, इसको कहते हैं क्राउन शाइनेस या कैनोपी शाइनेस भी कहते हैं। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो टॉप जो उनका क्राउन होता है, ट्री के एकदम ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कैनोपी कहते हैं। तो जंगलों में ये ऑफन एक सिनेरियो देखा गया है कि दो ट्रीज, दो कैनोपी कभी आपस में टच नहीं करती, दो ट्रीज की कैनोपी एक दूसरे को टच नहीं करती, उनके बीच में एक सर्टेन लेवल का गैप रहता है। अगर वो फील नहीं कर सकते तो उनको कैसे पता कि ये भाई मुझे मत टच करना, थोड़ा दूर थोड़ा दूर रहे, थोड़ा दूर रहे। वो ये डिस्टेंस कैसे बना रहे हैं? अगर उनको दिखता नहीं है, उनके पास कोई ब्रेन नहीं है, तो फिर वो ये डिस्टेंस, क्योंकि वो सेंस करते हैं। जब आप किसी ट्री के पास जाते हो तो आप ये जो चल के जाते हो, तो ये जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो ट्री सेंस कर पाता है। उसी तरीके से वो अपने आसपास के माहौल को सेंस करते हैं। इस वजह से दो ट्रीज की कैनोपी कभी आपस में टच नहीं होती, वो एक दूसरे के नियरनेस को सेंस करते हैं। तो उनको भी सेंस होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। हाँ, उनका दर्द, उनका तकलीफ किंगडम एनिमीलिया वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं होता, जो चीख के बता सके, तड़प के दिखा सके और वो दर्द अपना बयां कर सके जिसको देख के आप इमोशनल हो जाओ। उनका जो दर्द होता है साइलेंट होता है। इस वजह से आपको प्लांट कट करते वक्त कोई दया नहीं आती, कोई रहम नहीं आता। सारा खेल जो है वो विजिबिलिटी का है। अब और एक चीज क्या होती है, एक आर्ग्यूमेंट जो हमारे वीगन भाई बहन और एक देते हैं कि वी कैन डायरेक्टली ईट प्लांट्स। हमको एक्चुअली एनिमल्स को ईट करने की कोई जरूरत नहीं है, एनिमल्स को खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 kg मीट बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 किलो उसको प्लांट्स खाने पड़ते हैं।
तो जो आप प्लांट्स उगा रहे हो, एग्रीकल्चर का मेजोरिटी हिस्सा तो जानवरों को खिलाने में जा रहा है, तो हम खुद ही वो खा लें, बेसिक मैथ्स है, ऐसा सब बातें करते हैं। हम खुद ही खा लेंगे तो हम सही हम बच जाएंगे जानवरों को किल करने से। भाई सबसे पहला, एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट जानवरों को नहीं खिलाया जाता। एग्रीकल्चर हम करते हैं खुद के लिए, ठीक है। जानवरों को हमेशा घास चरवाई जाती है। आप घास खाओगे, आप घास खाते हो। जानवरों को हमेशा खेती करने के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है, जो एकदम लास्ट मटेरियल होता है, जैसे धान की खेती करने के बाद जो भूसा बचता है ना, वो गाय भैंस को खिलाया जाता है, वो दूसरे जानवरों को खिलाया जाता है। हम सीधा उनको चावल और गेहूं नहीं खिलाते, हम उनको सीधे पालक नहीं खिलाते, पालक हम खुद खाते हैं। वो पालक के नीचे की जो डंडी बचती है ना, और जो रूट्स बचते हैं, वो हम इनको खिलाते हैं। हम हमेशा जो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है वो खुद के लिए रखते हैं, और बचा हुआ जो चीज हम खुद नहीं खा सकते वो इनको खिलाया जाता है। देखो मुझे पता नहीं आपको कितना इसके बारे में एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं यूपी का बच्चा हूं, मैं यूपी मेरा नेटिव प्लेस है। मेरे घर में 8 भैंस है, 4 गाय है, और ये मतलब नंबर कम ज्यादा होते रहता है। तो मैंने पर्सनली गाय भैंस चराई है, मैं जानता हूं कैसे होता है। गाय भैंस को कभी कभी हम जो, और हमारे खेत भी है, हमारे अपने खेत भी है, ठीक है। तो हमारे खेतों में अलग अलग फसल उगती है, हम वो फसल कभी जानवर को नहीं खिलाते, कोई भी फार्मर नहीं खिलाता है। उस फसल के उगने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है, जो हम खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको हम जानवरों को खिलाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जब गेहूं और धान की फसल उगती है, तो जो उसका भूसा बचता है वो जानवरों को खिलाया जाता है। जब कोई पालक या इस तरीके की कोई हम दूसरी क्रॉप उगाते हैं, तो वो ऊपर की जो पत्ती होती है वो हम अपने लिए रखते हैं, और नीचे का जो हिस्सा बचता है, जो हम खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हम इनको खिलाते हैं। और ज्यादातर इनकी डाइट घास होती है, घास। इसीलिए दिन में 2 बार इनको चराने लेके जाना पड़ता है, एक सुबह में और दोपहर में, शाम में। दोपहर में ये अपना जुगाली करते रहते हैं, सुबह में जो भी खा के आए। तो ये अजीब ही बात है कि हम डायरेक्टली प्लांट्स को खा सकते हैं। अरे भाई, वो आप प्लांट्स को खाओगे तो भी वो एंड, ये लोग घास खाते हैं, ये आपका प्लांट नहीं खाते। और आप खुद अपनी बात में कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि हम जो है जानवरों को इंफीरियर समझते हैं, हम उनको इज्जत नहीं देते। तो जब हम उनको इंफीरियर समझ रहे हैं, तो हम उनको टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों देंगे खाने के लिए? टॉप क्वालिटी का हम अपने लिए रखेंगे, कचरा देते हैं उनको खाने के लिए बाय डिफॉल्ट। या घरों में खाना बनने के बाद जो खाना बच जाता है, वो दाल चावल रोटी भाजी जो भी बचता है, वो हम इनकी हौदी में, हौदी बोलते हैं जिसमें जानवरों को खाना डाला जाता है। बड़ा सा एक पत्थर का मटका शेप का एक वो रहता है, प्रोडक्ट होता है, एक मतलब एक आइटम होता है जिसमें जानवर अपना मुंह डाल के खाना खाता है। उनकी हौदी में ले जाके हम जो है ये जो भी घर का बचा हुआ खाना है वो डाल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी एग्रीकल्चर वो खा रहे हैं और फिर हम उनको खा रहे हैं, नहीं। और दूसरी बात, मीट खाने से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो घास खाने से नहीं मिलेगा। आप 1 किलो मीट खाओ और 1 किलो घास खाओ, आप घास डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। उनकी जो मेजोरिटी डाइट है वो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हो, वो आपके बस का ही नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज है, आप ये समझो। तो ये मामला भी अलग ही है, मतलब ये तो अलग ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके ये बातें करते हैं कि हम सीधा जो है वो पालक खाएंगे। अरे वो पालक खाते भी नहीं है, वो तो कभी कभार कुछ फार्मर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत माल जो नहीं बिका, जो एक्स्ट्रा बच गया, और अब क्योंकि वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी से खराब हो जाएगा, हम खुद भी उसको बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, तो इनको डाल दिया जाता है कि लो भाई तुम भी खा लो। वो वैसा होता है, एक्चुअली उनके लिए हम कोई एग्रीकल्चर नहीं करते, एग्रीकल्चर हम अपने लिए ही करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक बात आती है प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन की। ये मुझे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे जो वीगन भाई बहन होते हैं वो कहते हैं कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो भी इक्विवेलेंट न्यूट्रिशन दे सकता है। तो पहले आप ये समझो कि आपकी जो भी डाइट एंड वो होती है खाने का, जो आपकी हैबिट्स है, डाइटिंग हैबिट्स है या फूडिंग हैबिट्स है, वो डिसाइड होती है आपके ज्योग्राफी के वजह से। वो आपकी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं डिसाइड होती, वो आपकी ज्योग्राफी की वजह से डिसाइड होती है कि आप कहाँ रहते हो। आप अर्थ पे जहां भी रहते हो, अगर वहां पे आसपास में सुपरमार्केट्स हैं और वहां पे आराम से आपको इंपोर्टेड एवोकाडो अवेलेबल हो सकता है और सारी वीगन डाइट अवेलेबल हो सकती है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल वीगन डाइट फॉलो करो, कोई इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बात करोगे कि नहीं, मंगोलिया में रहने वाला एक आदमी वीगन डाइट फॉलो करे जहां एकदम चाप की ठंडी लग रही है, तो वो कैसे करेगा? आप बोलोगे कि नहीं, सऊदी अरब में जो एकदम खड़क, एकदम खतरनाक वाली कड़क धूप में जो लोग रहते हैं वो वीगन डाइट फॉलो करें, वो घास फूस खाएं, घास उगती नहीं वहां, वो क्या खाएंगे? आप बोल रहे हो नहीं, जो एकदम
साउथ सूडान में जो लोग रहते हैं उनको भी वीगन डाइट फॉलो करना चाहिए। तो कैसे फॉलो करेंगे? इंडिविजुअल वीगनिज्म इज पॉसिबल, मैं उसके सपोर्ट में हूं कि अगर आप अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कहते हो कि मैं वीगन बनूंगा और मैं वीगन डाइट फॉलो करूंगा, मुझे दूसरों से लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छी बातें करो, आपका अपना एथिक्स है, आप कर सकते हो। लेकिन जब आप ये ख्वाब सजाओगे कि पूरा ग्लोब वीगन हो जाए, पूरे 8 बिलियन लोग वीगन हो जाए, सब लोग वीगन डाइट शुरू कर दें, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप समझो इस चीज को। अब हम आते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन पे। तो देखो, जब भी आपकी बात आती है न्यूट्रिशन की, तो हमारे दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में 3 होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है और लिपिड्स होते हैं, आसान भाषा में जिसको हम फैट कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन भी 2 टाइप का होता है आमतौर से, आसान भाषा में। एक जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन और एक होता है जिसको हम कहते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन। वैसे तो प्रोटीन का अगर आप केमिस्ट्री में जाओगे तो वो और डिफरेंशिएट होता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बेसिक न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन बेसिकली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को कहा जाता है, वो प्रोटीन जो एनिमल्स से आ रहा है, और सेकंड क्लास प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जो प्लांट्स से आ रहा है। इसको क्यों सेकंड क्लास कहते हैं प्लांट वाले को? क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है, ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। और एनिमल वाले को क्यों फर्स्ट क्लास कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है। ये क्या कंप्लीट है और क्या इनकम्प्लीट है? प्रोटीन जो है वो एक्चुअली अलग अलग एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे बाल में हमारे केराटीन होता है, स्किन में हमारे मेलानिन होता है, बोन्स में हमारे ओजीन होता है, मसल्स में हमारे मायोजीन होता है, और पेनक्रियाज में हमारे जो है वो इंसुलिन होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन जो है वो अलग अलग एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, 20। अब इसमें से 10 जो है वो इसेंशियल है और 10 जो है वो नॉन इसेंशियल है। 10 जो होते हैं जिनको हम कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स, और 10 होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स यानी जिनकी बॉडी को सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, और आपकी बॉडी इसको खुद बना सकती नहीं है, आपको इसको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। नॉन इसेंशियल जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं भी मिला तो बॉडी इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेगी, उसको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। अब सीन क्या है कि ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है ना, उसमें ये सारे 10 के 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते नहीं है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं, ये सेकंड क्लास प्रोटीन कहते हैं। और जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन आपको मिलता है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो मीट हो, चाहे कोई भी और हो, उसमें ये सारे 10 के 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स आपको बहुत कम अमाउंट कंज्यूम करने पे ही मिल जाते हैं, तो इसलिए उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट एमिनो एसिड्स का बॉन्ड है। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करने में एक फायदा ये है कि आपको खाना बहुत कम पड़ता है, कम खा के आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती है। दूसरा, एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो होता है वो अपने आप में थोड़ा सा डेंस होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ही जितनी कैलोरी उससे मिली है, उसका 20 से ज्यादा % की कैलोरी उसको डाइजेस्ट करने में ही खत्म हो जाती है। तो आपका कैलोरी काउंट का जो मामला है वो कंट्रोल्ड रहता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करने में। अब अगर आप अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो टोटली प्लांट बेस्ड लेवल पे जाओगे, तो आपको बहुत सारा कार्ब्स खाना पड़ेगा, बहुत सारे फैट्स खाने पड़ेंगे, और बहुत सारा अमाउंट ऑफ खाना खाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अपनी बेसिक जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है इनको पूरा करने के चक्कर में प्लांट बेस्ड डाइट्स पे आपकी कैलोरी जो है वो बहुत एक्सेस में चली जाएगी, आप उसमें कैलोरी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक्चुअली कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्मार्टली मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट कैलकुलेशंस लानी पड़ेंगी, और हर बार आपके इलाके में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपके इलाके में प्लांट बेस्ड टोटल जो वीगन डाइट वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ये अपना डाइट चार्ट बनाओ, अपना स्पेसिफिक जो है अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप मास लेवल पे वीगनिज्म की बात करोगे और आप ये चाहोगे
कि पूरा ग्लोब जो है वो वीगन बन जाए और सब लोग जो है वो वीगन डाइट फॉलो करने लगे, तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि प्लांट बेस्ड डाइट लेने में दिक्कत ये है कि आपको एक तो बहुत सारा खाना पड़ेगा, ऊपर से उस बहुत सारा खाने के चक्कर में कैलोरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में होता है ये, एनिमल बेस्ड डाइट में होता है ये कि बहुत कम खा के भी आपको अच्छा न्यूट्रिशन, टॉप क्वालिटी का न्यूट्रिशन मिल जाता है और आपकी कैलोरी काउंट्स कंट्रोल में रहती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि एनिमल बेस्ड जो है मीट वगैरह खाने से है ना बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो तब होती है जब आप प्रोसेस्ड मीट खाते हो, जब आप प्रोसेस्ड जो है वो कंजम्पशन शुरू करते हो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का। आप इनको प्रोसेस करके खाना चालू करो प्लांट बेस्ड को, उसमें भी आपको सेम बीमारी देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट में नहीं है, उसको जो प्रोसेस्ड करके खा रहे हैं उसमें। आप इसको प्रोसेस करके खाओगे इसमें भी सेम दिक्कत देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन वाला पूरा मामला, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आगे एनवायरमेंटल इशू पे। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ये जो वीगनिज्म है इसको फॉलो करने के चक्कर में ना बहुत सारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन डिपॉजिट हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो देखो पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल इंडस्ट्री से नहीं आता है। अगर आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करना छोड़ना पड़ेगा। ये जो मेरे ऊपर यहाँ पे लाइट जल रही है जिस इलेक्ट्रिसिटी से, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बेसिकली हमारे पास दो सबसे मेजर तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन दो मेजर है, एक थर्मल पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन दोनों से मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं। और भी है, टाइडल है और हाइड्रल है और विंड एनर्जी है, बहुत कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो या तो थर्मल है या तो इलेक्ट्रिकल है, सॉरी न्यूक्लियर है। तो थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का तो कहना ही क्या, और ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करना छोड़ो अगर आपको एनवायरमेंट की मतलब जो है बहुत ज्यादा वो है तो। दूसरा, आप ये जो प्लास्टिक यूज करते हो अपने घरों में, प्लास्टिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो, पता करो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री बनाने में कितना सारा जो है वो पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक से कैसे दिक्कतें खड़ी होती हैं, कितनी कितनी प्लास्टिक की वजह से कितना पोल्यूशन है। तो प्लास्टिक इस्तेमाल मत करो। ये जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, ये इंटरनेट इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि इस इंटरनेट के चक्कर में कितना सारा जो है वो रेडिएशन निकलता है और कितनी सारी बर्ड्स को तकलीफ होती है। तो इससे भी बहुत सारा जो है एनिमल लाइफ को तकलीफ हो रहा है इंटरनेट 5G रेडिएशन की वजह से। काफी सारी मूवीज वगैरह भी बनी है ना उसके ऊपर, तो ये करना छोड़ दो फिर। तो आप एक्चुअली मतलब एनवायरनमेंट के नाम पे ऐसे बोल के बच नहीं सकते, क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ वो नहीं है। फिर आप गाड़ियां चलाना छोड़ दो, क्योंकि गाड़ियों में से फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और उसके बाद जो है वो सी है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी तकलीफ दे रहा है। एसी इस्तेमाल मत करो, एसी में से CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो आपको एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहा है। आप कितना बचोगे, कहाँ कहाँ बचोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जो वीगन आइडियोलॉजी है वो अच्छी आइडियोलॉजी है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है कि मैं चलो मुझे लग रहा है भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं लैंटेन जलाऊंगा, मैं जो है भाई गाड़ियों में नहीं ट्रैवल करूंगा, मैं हर जगह चल के जाऊंगा, मैं जो है वो एसी नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं जो है भाई वो पंखा हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करूंगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे करो, अपने आप को संतुष्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां है जब आप बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हो, आप ये विश कर रहे हो कि पूरा ग्लोब इस पे आ जाए। नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, कभी नहीं होने वाला है ये। मतलब बस आपकी एक फैंटेसी बन के रह जाएगा, क्योंकि इसमें आप रियलिटी नहीं चेक कर रहे हो, है ना। आइडियोलॉजी विदाउट रियलिटी इज जस्ट अ फैंटेसी। आप समझो इस बात को, ये सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह जाएगी और उसका आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। अच्छा, आमतौर से हमारे ये जो वीगन भाई बहन होते हैं, जब इनके पास आर्ग्यूमेंट को कुछ बचता नहीं है तो लास्ट इनका जो हथियार होता है वो होता है इमोशनल डायलेमा। वो क्या होता है? इमोशनल डायलेमा। वो आपको इमोशनल डायलेमा में लेके जाते हैं कि अगर आपको आपके फैमिली वगैरह को अटैक करते हैं कि अगर गाय के बच्चे का दूध पीना सही है तो आपकी माँ का कोई दूध पिए तो कैसा लगेगा? आपकी बहन जब बच्चा पैदा करेगी और उसका दूध आप दुनिया को बेचोगे, इस तरीके का आपको इमोशनल डायलेमा में देते हैं। आपको आपको आपके फैमिली मेंबर्स को अटैक करते हैं। अब ये समझ नहीं पाते कि भाई फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा इमोशनल टच अलग होता है, हमारा इमोशनल कनेक्शन अलग होता है, और उस एनिमल के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन अलग है। वो उसको कंपेयर करते हैं किसी और चीज से, जिससे फिर आपका दिल दुखता है, आप नाराज होते हो और आप बहुत ट्रॉमा में जाते हो। तो ये इनका आखिरी हथियार होता है, आपके फैमिली मेंबर्स को अटैक करेंगे और इस तरीके से जो है दूसरी चीजों को अटैक करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट अलग है। हमारा इमोशनल कनेक्ट अलग है। ये ऐसी ही बात है कि भाई देश में किसी एक लड़की का रेप हो जाए, हमको बुरा लगेगा, हमको दुख होगा,
बहुत दुख होगा कि यार एक बेचारी का बच्ची का रेप हो गया, हम शायद प्रोटेस्ट भी करें, बहुत कुछ करें, लेकिन क्या वो सेम फीलिंग आएगी जब कोई मेरे घर के फैमिली के किसी का रेप हो जाएगा? तो मेरे फैमिली पे जब वो बात आएगी तो मेरा जो दुख है वो बहुत अलग होगा, क्योंकि मेरा इमोशनल कनेक्ट अलग है। उस बच्ची के लिए भी मुझे दुख होगा जिसका देश में रेप हुआ है या जो भी हुआ है, लेकिन वो दुख इस वाले दुख के बराबर नहीं होगा। कंट्री में किसी का मर्डर हो जाता है, हम न्यूज पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है कि यार बेचारे मासूम को मार डाला, लेकिन अगर वो सेम पर्सन मेरे घर का होगा तो मुझे ज्यादा दुख होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट अलग है। तो ये जो वीगन्स होते हैं ये एक चीज बहुत अजीब करते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये जब इनके पास बोलने को कुछ नहीं बचता तो ये आपके फैमिली को टारगेट करते हैं, आपको इमोशनल डायलेमा में लेके जाते हैं। तो ये एक अलग ही मतलब आप एक समझो, इंडिविजुअल वीगनिज्म इज ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन मास वीगनिज्म ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आप इमेजिन करो कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अचानक से एक दिन आते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने बहुत सोच विचार किया इस बारे में और मुझे ये चीज फील हुई है कि वीगनिज्म जो है वही सत्य है। वीगनिज्म सबसे बढ़िया आइडियोलॉजी है, जानवरों को कोई तकलीफ नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने ये अनाउंस करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि आज से एनिमल्स रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है देश में सब बंद हो जाएगी। अब से देश के अंदर कोई तबेला नहीं चलेगा, अब से इस कंट्री के अंदर कोई जो है वो चमड़े का कारखाना नहीं चलेगा, अब से इस कंट्री के अंदर जो है कोई बुचर हाउस नहीं चलेगा। एनिमल्स को जिस भी इंडस्ट्री में तकलीफ हो रही है वो सारी इंडस्ट्री बंद। अब हम एनिमल्स के लिए काम करेंगे, मोदी जी अनाउंस कर देते हैं। तो अब आप बताओ कि चलो एनिमल्स का तो भला हो गया, अब लेकिन ये जो मिलियंस ऑफ लोग इन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, जो मिल्क इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे, मीट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे, और उसके बाद लेदर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, उनका क्या होगा? अब उनके जो फैमिली के बच्चे हैं वो और पॉवर्टी में जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट का इशू चल रहा है और उस पर से मिलियंस ऑफ लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिए। तो अब उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो फैमिली पॉवर्टी क्राइसिस में जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगी, तो क्या ये एथिकली सही है? क्या ये मॉरली सही है? हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा इमोशन में आके ये कह दे कि हाँ बिल्कुल सही है, वो कुछ और काम ढूंढ लेंगे ना, जानवर के पास क्या है दूसरा रास्ता। तो ठीक है, अब जब मोदी जी ऐसे अनाउंस कर देंगे तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो अब बेसिकली अब कोई भी जानवर हमारे किसी काम का है नहीं, ना हम जानवरों से ऊन ले रहे हैं, ना हम जानवरों से चमड़ा ले रहे हैं, ना हम जानवरों से दूध ले रहे हैं, ना हम जानवरों से मीट ले रहे हैं। अब हमारा जानवर से कोई लेना देना है नहीं। तो इतने सारे जानवरों का ये जो तबेलों में और इतनी जगह पे हजारों लाखों जानवर है, अब इनका क्या किया जाएगा? क्योंकि जब देखो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा ना, मेरे घर में 8 भैंसे 4 गाय, तो जब उनसे अब हमको ना दूध लेना है, ना हमको जो है वो उनसे उनके गोबर का कोई इस्तेमाल करना है, हमको जब उनसे कोई काम नहीं है, तो अब हम उस गाय भैंस को क्यों पालेंगे? गाय भैंस के पीछे इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि दिन में 2 बार उसको लेके जाओ, 1 घंटा चराओ, फिर लेके आओ, फिर उसका कभी बीमार पड़ती है तो डॉक्टर को बुलाओ, 1000 रुपए के इंजेक्शन लगाओ, उनका भी टेक केयर करो, ठंडी के मौसम में उनको अपने घर के अंदर रखो, चद्दर उड़ाओ, सब कुछ करो, बारिश में उनको बचाओ, उनके लिए एक दूसरी वो मड़ई बनाओ, ये सब मेहनत फिर मैं क्यों करूंगा? तबेले वाले फिर इतनी मेहनत क्यों करेंगे? वो सब बंद हो गया। तो इतने सारे जानवरों का आप क्या किया जाएगा? इनको खुला छोड़ दिया जाएगा कि भाई जाओ तब तुमको जो करना है करो। खुला भी कहाँ छोड़ेंगे? बाय डिफॉल्ट जंगल में छोड़ेंगे, है ना? तो ये जानवर जंगल में रहने के लिए तैयार नहीं है, इतने सारे मिलियंस ऑफ जानवर जंगल में रहने के लिए तैयार नहीं है। और जंगल में इनको पता नहीं कि जंगल की जिंदगी कैसी होती है, वहां पे सरवाइव कैसे करना होता है। यहाँ तो हम दिन में उनको 3 बार जो है 20-20 लीटर पानी पिलाते हैं, हम उनको दिन में इतना सारा खाना खिला देते हैं, उनको चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं, सब डालते हैं, तो हम उनको खिला रहे हैं, देखभाल चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। जंगल में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? उतना पानी उतना खाना वहां पता नहीं उनके लिए अवेलेबल है नहीं, ऊपर से वहां पे इतने सारे कार्निवोर्स। तो अगेन ये बात तो वही हुई ना कि मिलियंस ऑफ जानवरों को हम मौत के मुंह में डाल रहे हैं और वो सबके सब स्टारवेशन से मरने वाले हैं। तो ये एथिकली करेक्ट है? अगर हम आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से इमोशनली चार्ज होकर सारे एनिमल प्रोडक्ट्स वाले बिजनेस बंद कर दें, तो अब ये सही है कि इतने सारे मिलियंस ऑफ जानवरों को, भैंस को, बकरी को, पिग्स को, मुर्गियों को और बदक को, सबको जिनसे भी हम कुछ भी ले रहे हैं उन सबको आप छोड़ दो जंगल में, वो वहां सर्वाइव कर जाएंगे? आपको लगता है वहां उनका तो ये उनको मौत के मुंह में डालना नहीं हुआ क्या? तो इस इतने मिलियंस ऑफ जानवरों की मौत का जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्योंकि सरकार भी कैसे पालेगी ना, जब किसी के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है तो जानवर को क्यों पालेगा? आप खुद अगर आप वीगन हो
तो आप खुद, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं छोटा सा, कि आप खुद एक 4 भैंस खरीद लो, 4 भैंस, 4 भैंस बोल रहा हूं, 4 भैंस, ज्यादा नहीं, 4 भैंस आप उसको लेके आओ अपने घर में और पालो, विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम हर, और जो भी एनिमल आप ले रहे हो, काऊ है या बफेलो है, एक बड़ा जानवर आप पालो अपने घर में। तबेले में जाके वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उन 4 भैंसों को, तबेले में तो 200-300 भैंस होती है, सिर्फ 4 भैंस अपने घर पे लाओ और उसको पालने की कोशिश करो, बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के, जस्ट इन द एनिमल लव, जस्ट फॉर द एनिमल लव 4 भैंस पालने की कोशिश करो। आपको जब अपनी पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा ना उस भैंस के पीछे, और बदले में आपको उससे कुछ लेना नहीं है, कोई बेनिफिट है नहीं, और आपको उसको दिन में 2 बार चराने लेके जाना पड़ेगा, और भैंस है ना इतना इतना हगती है, इतना इतना पट्टी करती है, इतना इतना सुसु करती है, फिर वो उसकी गंदगी को जब आपको साफ करना पड़ेगा ना दिन में 2 बार 3 बार, और वो जब बीमार होती है तो उसके जो डॉक्टर्स होते हैं वो कितना कितना पैसा लेते हैं, जब ये सब होगा ना तो आपकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, सारा ये जो पशु प्रेम है ना वो निकल जाएगा। आप करके देखो, आप सिर्फ बैठ के एसी कमरे में बैठ के एनिमल राइट्स के बारे में बोलना बहुत आसान है, आप एक 4 भैंस पाल के देख लो, विदाउट एनी बेनिफिट्स, विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट्स, आप 4 भैंस पाल के देख लो, आप उसका दूध पूरा उसके बच्चे को पीने दो, बिल्कुल पूरा पूरा दूध उसके बच्चे को पीने दो, खुद कुछ मत लो, अब उसके गोबर का कोई इस्तेमाल मत करो, बेचो भी मत, कुछ मत करो, एनिमल प्रोडक्ट उसको मत करो, आप उसको रखो अपने बस एनिमल केयर में, एनिमल के प्यार में, पशु प्रेम में ये करके देखो। 1 महीने में ये सारा पशु प्रेम का नशा ना उतर जाए तो बताना मुझे। इतना खाती है ना एक भैंस, वो 250-500 किलो का जानवर है भाई, वो इतना खाता है ना, और इतनी इतनी पट्टी करती है एक भैंस की, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी 15 दिन में। ये एसी कमरों में बैठ के बोलना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे घरों में गाय भैंस हम पालते हैं, हमारे घरों में बतख पलते हैं, हमारे घरों में यहाँ भी मुंबई में मेरे पास 2-2 रैबिट है, तो हम भी एनिमल है, हमको भी फीलिंग्स हैं, लेकिन छोटे जानवर की खर्चा अलग होता है। रैबिट क्या खाता है मेरा? कुछ नहीं खाता है रैबिट, उसको 2-4 गाजर डालो बस हो गया उसका, या घर में जो भी हम पालक वालक धनिया लाते हैं, जो कचरा बचता है पीछे का डंडा डाल देते हैं, वो खा के मस्त है अपना। लेकिन जब आप एक बड़े जानवर की बात करते हैं ना, लोग देखा हूं मैंने वीडियो, तबेले में जाते हैं और वीडियो बनाते हैं, ये देखो ये इस बच्चे का दूध था छीन लिया, अरे तो भाई इतनी तकलीफ है तो आप उस बच्चे को भी खरीदो, उस भैंस को भी खरीद लो, पैसे दो और अपने घर ले जाओ और उस बच्चे को पिलाओ जितना दूध पिलाना है भैंस का, फिर देखो आपकी अकल ठिकाने कैसे आती है। सिर्फ तबेले में जाके वीडियो बनाना बहुत आसान है, एक मैडम जी है जो बहुत ऐसी वीडियोस बनाती है, आप वो भैंस को खरीद के ले जाओ अपने घर पे, जिस भैंस से आपको वो दुख हो रहा है कि इसका दूध बच्चे को नहीं मिल रहा है, आप भैंस भी खरीद लो, वो बच्चा भी खरीद लो, दूध दे देगा आपको तबेले वाला, उसको प्राइस पे करो, आपको समझ, आप प्राइस नहीं पे कर पाओगे, 80-80, 90-90 हजार के 1.5-1.5 लाख की भैंसें आती हैं, आप प्राइस नहीं पे करोगे, वहीं हवा निकल जाएगी। और लेके जाओ अपने घर पे, एक 15 दिन रख के देख लो, आपका सारा पशु प्रेम निकल जाएगा। आपको एक छोटा सा चैलेंज है, और फाइनल कंक्लूजन भाई यहाँ पे यही होगा कि जो शुरू में मैंने कहा था कि इंडिविजुअल वीगनिज्म इज बिल्कुल ओके, इंडिविजुअल वीगनिज्म किसी को फॉलो करना है बिल्कुल फॉलो करे, अगर उसके घर के आसपास जो है वो वीगन डाइट अवेलेबल है, वीगन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बिल्कुल खरीदे, खाए, मजा करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मास वीगनिज्म या ग्लोबल वीगनिज्म की जब आप बात करोगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अर्बन एरियाज में आप रह के एसी कमरों में बैठ के वीगनिज्म की बातें बिल्कुल कर सकते हो, भर भर के करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में रहने वाले को आप ये वीगन वाला ज्ञान नहीं दे सकते, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को आप वीगन वाला ज्ञान नहीं दे सकते, मंगोलिया में रहने वाले लोगों को, चाइना में रहने वाले लोगों को, अरब में रहने वाले लोगों को, और एकदम डीप रशिया में रहने वाले लोगों को, कनाडा में रहने वाले लोगों को आप ये वीगन वगैरह का ज्ञान नहीं दे सकते। आपके घर के आसपास सुपरमार्केट है जहाँ पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सब अवेलेबल है, बिल्कुल खरीदो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल वीगनिज्म करो, कोई तकलीफ नहीं है। जब आप इसको एज अ रिलीजन प्रमोट करना शुरू करते हो वहां दिक्कत होती है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप न्यूट्रिशनल डेफिसिट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनकम्प्लीट प्रोटीन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी इम्यूनिटी कमजोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछ के देखो कि एक 60 किलो का एक वीगन रेसलर है और एक 60 किलो का या 80 किलो का, 80 किलो का वीगन रेसलर और 80 किलो का एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला रेसलर, दोनों का आप लड़ा के देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा विन ओवर करता है। वीगन डाइट आप इमेजिन करके देखो कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारी आर्मी है, वो वीगन डाइट लेती है, आपको लगता है वो आपको डिफेंड कर पाएंगे? आप सोच के देखो कि हमारे जितने ओलंपियन प्लेयर्स हैं
उनको सबको हम वीगन डाइट खिला रहे हैं। हमारे जितने इंडिया के बॉडी बिल्डर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने, वो वीगन डाइट ले रहे हैं। वो कर पाएंगे रिप्रेजेंट? अब हो सकता है आप बोलो कि तो इतना करके भी क्या खड़ लिया, कौन सा ओलंपिक्स आ गया। ठीक है, ओलंपिक्स नहीं है, हमारे गोल्ड मेडल्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में बहुत सारी पॉलिटिक्स है, वरना इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमको गोल्ड ला के देंगे। अगर उनको हम वीगन डाइट देना शुरू कर दें तो हमारे रेसलर्स, हमारे बॉक्सर्स, हमारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स, उनके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि वो ऐसे सब प्ले कर पाए, नहीं कर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है। किसी इंडिविजुअल को दुख है कि भाई मुझे बहुत जानवरों का तकलीफ है, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता यार, जानवरों का एक्सप्लॉइट करके किया हुआ खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मत खाओ। आप वीगन डाइट फॉलो करो 100%, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये जो आप सपना देखते हो ना कि पूरा ग्लोब जो है वीगन बन जाए, 8 बिलियन लोग वीगन हो जाए, एनिमल्स को कोई दुख ना हो, मिनिमम हार्म, ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जिंदगी भर रोते रह जाओगे और कुछ हासिल नहीं है, मतलब ग्लोबल लेवल पे आपका कुछ होने नहीं वाला है, आप कभी ये नहीं कर पाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ये जस्ट एक फैंटेसी है आपकी, आप सिर्फ दिन में ख्वाब देख रहे हो, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। आप बस सोच के दुखी होके रह जाओगे कि यार इतना समझाया लेकिन लोग समझेंगे भी नहीं, क्योंकि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, कैसे समझेंगे कोई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल वीगनिज्म 100% पॉसिबल है, आपके घर के आसपास सब प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप बिल्कुल करो। आप दिन भर पेन लेके बैठे रहो कि ठीक है मैं प्रोटीन के लिए ये खा रहा हूँ, कार्ब्स के लिए मैं ये खाऊंगा, फैट मेरा इससे आएगा, मेरा मिनरल इससे आएगा, मेरा विटामिन B12 इससे आएगा, मेरा कैल्शियम इस प्रोडक्ट से आएगा, आप करते रहो। बाकी लोगों पे आप इम्पोज करने की कोशिश करोगे, इसको एज अ रिलीजन ट्रीट करोगे, मुश्किल हो जाएगी। और वीगनिज्म का सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो ये है कि ज्यादातर वीगन्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वीगनिज्म समहाउ ब्राह्मणिज्म की कॉपी लगता है, समहाउ वीगनिज्म कुछ हद तक ब्राह्मणिज्म का रेप्लिका लगता है, कि जो वीगन्स होते हैं वो अपने आप को बड़ा मासूम समझते हैं, बड़ा इनोसेंट और बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, और नॉन वीगन्स को बहुत क्रिमिनल और क्रूल और बहुत वो नीच समझते हैं कि ये जो है ना बहुत जालिम लोग हैं, जानवरों पे वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये आप इस फीलिंग के बाहर आ जाओ। मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि इंडिविजुअल वीगनिज्म इज ओके, अदरवाइज वो मास वीगनिज्म पॉसिबल नहीं है, और हत्या दोनों तरफ होने वाली है। प्लांट्स को भी उतना ही दर्द होता है, खाली वो चीख के चिल्ला के बता नहीं पाते, और बाकी तो कहानी वही है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।